वेलकम टू CUET पेपर्स। कल आप सभी लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर है CUET एग्ज़ाम में। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ राइट अप्रोच टू सॉल्व टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। ठीक है, क्या सही तरीका है टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ओके तो कल के पेपर में ये अप्रोच आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। आज हम लोग इस अप्रोच को लगा करके देखेंगे एक फुल लेंथ पेपर में। ये आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे ये CUET का पिछले साल का पेपर है। पूरे 50 क्वेश्चंस आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा, बहुत कुछ आप सीखोगे और कल के पेपर में अप्लाई भी कर पाओगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से इस सेशन को सुनना है और कॉपी पेन भी अपने पास में रखनी है। इसी के साथ आप लोगों के दो मेजर क्वेरीज हैं, बहुत बड़ी क्वेरीज हैं एक्चुअली। हर बच्चा मुझे ये पूछता है मैम टीचिंग एप्टीट्यूड की सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन सी है। तो चलिए मैं पहले वही बता देती हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड की सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन सी है। देखो बच्चों, अभी तक हमने लगभग 6 पेपर है ना डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर पेपर CUET के, और वहाँ से जो मैं कॉम्प्रहेंड कर पाई हूँ कि जो यूनिट 2 है इसका दायरा बहुत बड़ा है ना। इसका दायरा बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत सारी फिल्म बनती है, बहुत लोग नॉवेल्स लिखते हैं, बहुत लोग बुक्स लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, बायोग्राफी लिखी जाती है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती है। तो ये जो है बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन पॉपुलर फिल्म ऑन एजुकेशन बुक डॉक्यूमेंट्री स्ट्रगल ऑफ गर्ल्स ट्राइबल्स एंड दलित। इसको लेकर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज़ मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जो बुक वाला हमने पार्ट किया था GT के लिए, वो सेशन इसके लिए, इस पार्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ऐप पर पूरे नोट्स डले हुए हैं यूनिट 2 के कि कौन कौन सी बुक्स नॉवेल्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर मैंने डाला हुआ है। ठीक है, आज कुछ रिसेंटली और भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि कुछ अब आप जान ही रहे हैं कि कितने सारी फिल्म्स बन रही होती हैं। ठीक है, तो और जो कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने वहाँ ऐड कर दिया। तो यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहली बात। बाकी जितनी भी यूनिट है देखो बच्चों, ये सब अंडरस्टैंडिंग लेवल की है। सिचुएशन आपके सामने डाली जाएगी, आपको उसका आंसर देना है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मैम ये जो पैराग्राफ वाला पैसेज वाला पार्ट आता है, आपको पता है 2 पैसेज आते हैं है ना, और हर एक पैराग्राफ या पैसेज से आप कह लें कि 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो 10 क्वेश्चन तो आपको वहीं निकल जाते हैं। उसको जो है 10 क्वेश्चन के पूरे मार्क्स लेना बहुत ईजी है, बशर्ते आपने उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा हो, क्योंकि डायरेक्ट चीज़ें तो उसमें आपको नहीं दिखेंगी, वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। ठीक है, सिचुएशन आपको समझ करके फिर उसके आंसर्स देने होते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है हम उसी से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का ये हमारे पास प्रीवियस ईयर का पेपर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको कन्वर्ट मैंने कर लिया है क्योंकि आपकी शिकायतें रहती हैं मैम इंग्लिश की तरफ ज़्यादा है, फिर कोई कहता है हिंदी में मैं लिख देती हूँ हिंदी की तरफ ज़्यादा है। तो दोनों को हमने ले लिया है और इसको पढ़ के समझते हैं और फिर हम आंसर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने NCET एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है और आप तैयारी करना चाहते हैं और अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मैंने बनाया है नॉन डोमेन कोर्सेज के, नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स का, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में कवर कर रही हूँ। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करें तो फिर अपने सेशन को। देखिए हमारे सामने यहाँ पर एक पैराग्राफ है, एक थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको दे देती हूँ जो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। अब जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे और पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपको अप्रोच क्या रखना है। सबसे पहला आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप इन पैराग्राफ को पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में कुछ कैरेक्टर्स आ जाएंगे जो इस पैराग्राफ में होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस इस पैराग्राफ में अराइज हुए होंगे वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए कि बिना पढ़े 25% पैसेज का आइडिया आपको लग जाएगा।
ठीक है, ये ना सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए है, ये हर सब्जेक्ट के लिए, वो चाहे इंग्लिश हो या वो फिर हिंदी हो। ठीक है, जहाँ पर भी पैसेज है सबसे पहले क्वेश्चन जा करके उसके देखो, देन फिर पैराग्राफ पढ़ो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो यही अप्रोच आपको अपनाना है। अभी तो हम लोग यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको ये डिस्कस करवा देती हूँ कि एक्चुअली में ये है क्या। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है बच्चों, इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्पेलिंग मेकिंग। ठीक है, हम इंग्लिश बोल लेते हैं पर इंग्लिश लिखने की बात आती है तो कई लोग गलत लिख देते हैं, है ना, या लिख लेते हैं बोल नहीं पाते, दोनों ही प्रॉब्लम है। बट मेन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, स्पेलिंग। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर एक स्पेलिंग को लेकर, स्पेलिंग लर्निंग को लेकर के कितना कॉन्शियस है उसके बारे में ये पैराग्राफ है। ठीक है, तो टीचर ऑफ लैंग्वेज स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑन स्पेलिंग। जो लैंग्वेज टीचर होता है ना, जो भाषा सिखाता है, वो बहुत टाइम अपना स्पेलिंग सिखाने पर लगा देता है। मोस्ट ऑफ इट इज वेस्टेड, इट डज लिटिल गुड एंड ऑफ्टन मोर हार्म देन गुड। तो ये बोल रहे हैं कि जो तरीका है उस हिसाब से तो बच्चे को फ़ायदा कम ही होता है, नुकसान ज़्यादा होता है और वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि स्पेलिंग सिखाई कैसे जाती है। तो यहाँ पर बताया हाउ डू गुड स्पेलर स्पेल। वो अपने आप से पूछना चाहिए कि गुड स्पेलिंग बोलने वाले कैसे स्पेल कर लेते हैं। हाउ डू दे डू व्हेन दे आर नॉट श्योर विच स्पेलिंग ऑफ अ रॉन्ग इज राइट। जब स्पेलर को पता ही नहीं है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो फिर वो सही कैसे बोल लेते हैं। ठीक है, आई हैव आस्क्ड दिस नंबर ऑफ गुड स्पेलर। तो जो राइटर है, इस पैराग्राफ का जो राइटर है बोल रहा है, मैंने कई गुड स्पेलिंग बोलने वालों से ये बात पूछी है, एंड द आंसर नेवर वेरीज। और वो उन सभी के आंसर एक जैसे हैं, किसी ने अलग आंसर नहीं दिए, सबने एक ही आंसर दिए, दैट दे डू नॉट रश फॉर अ डिक्शनरी और रेस और रैक फॉर देयर ब्रेन ट्राइंग टू रिमेंबर रूल्स। वो ये बोलते हैं कि ना ही हम, जब हमें स्पेलिंग बनानी होती है तो ना ही हम डिक्शनरी की तरफ भागते हैं, ना ही हम रूल्स याद करते हैं। देन व्हाट दे डू, फिर वो क्या करते हैं, दे राइट डाउन द वर्ड बोथ वेज और सेवरल वेज, लुक एट देम एंड देन पिक वन दैट लुक्स बेस्ट, यूजुअली दे आर राइट। तो वो ये बता रहे हैं कि जो गुड स्पेलिंग बोलते हैं उनका तरीका क्या है। उनका ये तरीका है कि उनके माइंड में जो भी स्पेलिंग्स आ रही होती है, जितनी भी तरीके से स्पेलिंग बन सकती है वो लिख लेते हैं, फिर वो उन्हें ध्यान से देखते हैं और जो भी उनको बेस्ट लगती है वो चूज़ कर लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्पेलिंग क्या होती है, राइट होती है। ठीक है, वो स्पेलिंग राइट होती है। गुड स्पेलर नो दैट वर्ड लुक लाइक एंड इवन इन देयर राइटिंग मसल्स फील लाइक। ठीक है, दे हैव अ गुड सेट ऑफ वर्ड इमेज इन देयर माइंड एंड आर विलिंग टू ट्रस्ट दीज इमेज। तो वर्ड्स को देख करके उनके माइंड में कुछ इमेज बन जाती है और वो उस पर बिलीव करते हैं, मतलब वो ये मानते हैं कि हाँ, हमने जो सोचा है, हमने जो लिखा है वो सही है। द थिंग वी डू टू टीच स्पेलिंग टू चिल्ड्रन डू लिटिल टू डेवलप दीज स्किल और टैलेंट एंड मच टू डिस्ट्रॉय देम और प्रिवेंट देम फ्रॉम डेवलपिंग। और हम क्या करते हैं, हम तो उन्हें कुछ लिखने का मौका देते ही नहीं, हम तो बोलते हैं यही स्पेलिंग है, यही रट्टा मार के आ जाना है। ठीक है, यही होता है ना। ठीक, तो एक्चुअली में वी आर हार्मिंग, हम उनके अंदर टैलेंट तो डेवलप कर ही नहीं रहे याद करने का, है ना, मतलब कि स्पेलिंग बनाने का। हम तो सिर्फ एक ही टैलेंट डेवलप कर पा रहे हैं कि रट्टा मारो, क्योंकि बिल्कुल गलत है। ठीक, वी ट्रीट अ मिस स्पेल्ड वर्ड लाइक अ क्राइम। और क्या होता है, अगर किसी ने कोई वर्ड गलत स्पेल कर दिया या इवन थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो गया, तो ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है किसी ने। ठीक है, एंड पेनलाइज द मिस स्पेलर सेवरल। Many teachers talk of making children develop a spelling conscience and fail otherwise excellent paper because of few spelling mistakes. ठीक है, तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स के कारण जो है बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। दिस अप्रोच इज सेल्फ डिफीटिंग। ये जो है सेल्फ डिफीटिंग अप्रोच है। व्हेन वी आर एनेक्शियस वी डोंट परसीव क्लियरली और रिमेंबर व्हाट वी वंस परसीव। Everyone know how hard it is to recall even simple things when under emotional pressure. और ये भी होता है कि जब हमारी एग्ज़ाम ली जाती है, हम प्रेशर में होते हैं, राइट, तो जो हमें चीज़ याद होती है वो भी हम रिकॉल नहीं कर पाते। ठीक, द हार्डर वी रैक और आवर ब्रेन द लेस ईजी इट टू फाइंड वॉट वी आर लुकिंग
फॉर। तो जितना हम रिलैक्स रहेंगे, जितना हम प्रेशर फ्री रहेंगे, उतना इजीली हम चीज़ों को रिट्राइव कर पाएंगे, मतलब वापस याद कर पाएंगे जो हमने कभी, रिकॉल कर पाएंगे जो हमने कभी याद की थी। तो ये पूरा पैराग्राफ है आपका, ठीक है। हिंदी में है, हिंदी वाले पॉज करके एक बार देख ले, है ना, कि क्या है इसमें कहानी। वैसे मैंने पूरा हिंदी में आपको समझा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि भाई क्या क्या क्वेश्चन है। देखो नेचर समझ में आ गया ना, कैसा क्या लिखा है राइटर ने इसमें। तो देखो यहाँ पूछा है क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दैट द राइटर इज डैश ऑफ टीचिंग स्पेलिंग टू चिल्ड्रन। अब ये राइटर कौन है? राइटर वो है जिसने ये पैराग्राफ लिखा, ठीक है। लेखक कौन है? जिसने ये पैराग्राफ लिखा। द राइटर इज डैश ऑफ टीचिंग स्पेलिंग टू चिल्ड्रन। तो इस ये जो पैराग्राफ है इसका नेचर क्या है, इसमें राइटर कैसा लगा आपको? निग्लिजेंट लगा, जो लापरवाह है कि बच्चे सीखे तो सीखे, स्पेलिंग नहीं तो ना सीखे। अप्रिशिएटिव, प्रशंसात्मक लगा, क्रिटिकल लगा, या फिर प्रोत्साहित करने वाला लगा। ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ क्रिटिकल, है ना। ये पैराग्राफ कैसा है? क्रिटिकल नेचर का लिखा गया है, गंभीर। लेखक को चिंता है कि बच्चे हमारे सही स्पेलिंग नहीं बोल पा रहे और ना ही उनके अंदर ये टैलेंट डेवलप किया जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, हाउ डू गुड स्पेलर स्पेल व्हेन दे आर अनश्योर। तो इस पैराग्राफ में हमने बात की थी ना कि कैसे अच्छे स्पेलर कैसे स्पेल कर पाते हैं। बस वो डायरेक्टली आपको आंसर देना है यहाँ पर। कैसे कर पाते हैं? क्या वो डिक्शनरी की तरफ जाते हैं? नहीं, ये तो मना किया था उन्होंने। दे राइट डाउन द वर्ड इन सेवरल वे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, जितने भी तरीके हो सकते हैं वो उन तरीकों से लिखते हैं। दे ट्राई टू रिमेंबर द रूल ऑफ स्पेलिंग। बिल्कुल नहीं, और ये भी नहीं। तो ऑब्वियस बात है, आंसर तो एक ही है इसका। वे शब्द को कई तरीक़ों से लिखते हैं, जो उन्हें सही लगता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है, वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, हाउ डू टीचर अटेम्प्ट टू डेवलप स्पेलिंग कंसाइंस अमंग स्टूडेंट। तो शिक्षक विद्यार्थियों में वर्तनी विवेक विकसित करने का प्रयास कैसे करते हैं, ठीक है। क्या वो मार्क्स को डिडक्ट कर लेते हैं? encourage them to write alternate spelling, ignore spelling errors, taking dictation frequently। कैसे करते हैं और कैसे करते हैं ये आपको अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ बताना है ना। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ आपको बताना है कि कैसे टीचर डेवलप कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इंकरेजिंग देम टू राइट द अल्टरनेट स्पेलिंग, ऐसे उनको इंकरेज करें कि भाई इसकी, ये जो आपने वर्ड सुना, इसकी क्या क्या स्पेलिंग बन सकती है, लिख के देखें, ठीक है। तो उन्हें वैकल्पिक वर्तनी लिखने के लिए प्रोत्साहित करने से आप एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में स्पेलिंग कंसाइंस डेवलप कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर रीजनिंग और असर्शन बेस्ड है। रॉन्ग स्पेलिंग आर ट्रीटेड लाइक अ क्राइम बाय टीचर्स। तो ये असर्शन तो सही है ना, अभी हमने पढ़ा था। स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकॉल इजीली अंडर इमोशनल प्रेशर, ये गलत है ना। तो ये गलत है। स्टूडेंट अगर आप प्रेशर में हैं तो आप रिकॉल नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, टीचिंग रूल्स ऑफ स्पेलिंग टू चिल्ड्रन कैन हेल्प डेवलप देयर राइटिंग स्किल्स एंड टैलेंट, ठीक है। क्या टीचिंग रूल्स ऑफ स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग के रूल्स आप बच्चों को सिखाएंगे तो क्या वो उनकी राइटिंग स्किल्स और उनके टैलेंट को डेवलप करेगा? ये तो बिल्कुल नहीं होता है। गुड स्पेलर ट्रस्ट द वर्ड इमेज इन देयर माइंड, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। ये बताया भी था उन्होंने कि जो अच्छी स्पेलिंग बोलते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो उन्होंने इमेज बनाई है वर्ड की, है ना, वो बिल्कुल सही है। सो दे बिलीव इन देमसेल्फ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट वन, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर एक और पैराग्राफ है, ठीक है। दिस इज द पैराग्राफ रिलेटेड टू कि किस तरह से स्कूल और बच्चों की फैमिली एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो है पेपर आपको ऐप में मिल जाएगा, तो ये पैराग्राफ वाला सेक्शन आप वहाँ से कर सकते हैं,
ठीक है, एक आइडिया मैंने आपको दे दिया। इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं, तो आप खुद इसके आंसर लगाएं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना। बाकी अभी हम आगे जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है उसकी तरफ चल रहे हैं, ठीक है। और ऐप पर जो फ्री टेस्ट सीरीज़ है वो भी दे करके देखो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। चलो अब चलते हैं इंडिविजुअल एमसीक्यूज़ की तरफ। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें दोनों सही है दोनों गलत है इस तरह से बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, द चिल्ड्रन कम टू स्कूल इक्विप विद द बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। जब बच्चा स्कूल आता है तो क्या उसके पास बेसिक स्किल होती है एक दूसरे से बात करने की, संचार करने की? हाँ, ये तो होती है, बिल्कुल सही बात है, घर से वो सीख के आता है, ठीक है। दे नीड टू एक्वायर एट स्कूल कॉग्निटिवली सेम लेवल ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और स्कूल आकर के आप वो सेम कॉग्निटिव लेवल की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सीखने आता है। मतलब कि एक उम्र के बच्चों को जितनी लैंग्वेज आनी चाहिए वो स्कूल आकर के सीखता है, ऐसा है क्या? है ना। उन्हें स्कूल में संज्ञानात्मक रूप से भाषा प्रवीणता का समान स्तर हासिल करने की आवश्यकता है, ये है क्या? तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऐसा क्यों है? देखिए, हर एक बच्चे की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अलग अलग होती है, ठीक है। सभी हर एक बच्चा किसी भी सब्जेक्ट को आप देख लें, ना सिर्फ लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज या हर एक सब्जेक्ट में उसकी प्रोफिशिएंसी डिफरेंट होती है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दे नीड टू एक्वायर एट स्कूल कॉग्निटिवली सेम लेवल ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कॉग्निटिवली सेम लेवल ज़रूरी नहीं है स्कूल में, हाँ, बट दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट उस लेवल पर कितना कुछ उन्हें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट अ चाइल्ड्स आर्ट इज इट्स पासपोर्ट टू फ्रीडम टू फुलफिल फ्रूटिशन of all its gift and talents and its true and stable happiness in adult life. In this statement, the role of art has been emphasized as the one that, तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर ये कि एक बच्चे की कला उसकी स्वतंत्रता का पासपोर्ट होती है। मतलब कि जिस तरह की क्रिएटिविटी या वो आर्ट दिखाता है वो उसका एक पासपोर्ट है, स्वतंत्रता का क्या है? पासपोर्ट है, जो भी उसे उपहारों और प्रतिभाओं के पूर्ण रूप के सामने लाने और वयस्क जीवन में उसकी सच्ची तथा स्थिर खुशी के लिए मार्ग है। मतलब अगर आप आपका जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आपके अंदर जो आर्ट है उसको बाहर निकाल पा रहे हैं अगर आप, तो दैट इज यू आर गेटिंग अ फ्रीडम। आपका जो व्यक्तित्व है वो मुक्त व्यक्तित्व हो रहा है। वाई? बिकॉज यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, राइट। तो लिबरेट्स द पर्सनैलिटी, कहने का मतलब क्या हुआ? व्यक्तित्व को मुक्त करता है। कौन? जो भी वो आर्ट कर रहा है वो। अगर आप आर्टिस्टिक हैं मीन्स आप एक मुक्त व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। गेटिंग इट? नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एम्प्टी vessels or a blank slate to be filled up with information and knowledge that only the school can give. अच्छा, अब यहाँ पर है ना थोड़ा सा ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है एक, ठीक है। चिल्ड्रन के बाद क्या है? ब्लैंक है। तो ये कहावत है एक्चुअली में, है ना, दैट चाइल्ड ब्रेन इज अ ब्लैंक स्लेट। बच्चे का जो दिमाग है वो एक खाली स्लेट की तरह है जिसपे कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? चिल्ड्रंस डैश एम्प्टी वेसल और ब्लैंक स्लेट। क्या बच्चे खाली डब्बा है जिसमें आप कुछ भी भर दोगे, है ना? स्कूल में कुछ भी भरा जा सकता है या कुछ भी लिखा जा सकता है विद इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दैट ओनली द स्कूल कैन गिव। क्या ऐसा है क्या कि स्कूल ही सिर्फ उन्हें वो ज्ञान दे सकता है ना? उनकी खाली स्लेट पर लिख सकता है या जो खाली दिमाग है उसमें स्कूल ही कुछ डाल सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आर नॉट। चिल्ड्रन आर नॉट एम्प्टी वेसल्स और ब्लैंक स्लेट्स टू बी फिल्ड अप विथ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दैट ओनली द स्कूल कैन गिव। ऐसा नहीं है, बच्चे कोई खाली दिमाग या ब्लैंक स्लेट नहीं है जिस पर सिर्फ स्कूल ही कुछ लिख सकता है या डाल सकता है। बच्चा अपने इन्वायरमेंट से भी बहुत कुछ सीखता है,
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब समझ में आ रहा है किस तरह से अप्रोच लगाना है, समझ के सारे ये क्वेश्चंस होंगे, है ना। कोई एक क्वेश्चन जो आपने देख लिया वो सेम उठ करके वैसा का वैसा आ जाएगा, ये पॉसिबल इस एग्जाम में नहीं है, सिर्फ यूनिट 2 को छोड़ करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अ चाइल्ड इज शोन दैट द लेंथ ऑफ 2 स्टिक x and y juxtaposed on each other are equal. If the child has understood that moving stick does not alter their length, he can observe the stick when they are separated and say. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक बच्चे को दिखाया गया कि एक दूसरे पर रखी हुई 2 छड़ी x और y जो लंबाई की जो छड़ी है वो बराबर है, ठीक है। x और y छड़ी बराबर है एक दूसरे से लंबाई में। यदि बच्चा समझ गया है कि छड़ियों को हिलाने से उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो छड़ियों को अलग अलग करके देख सकता है और कह सकता है। क्या कह सकता है इसमें से बताओ? वही कहेगा जो है, क्योंकि अब वो समझ गया है ना कि x और y दोनों की लंबाई इक्वल है। सो x इज एज लॉन्ग एज y, x और y जितना लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ चाइल्ड इज करेक्टली एबल टू से माई पेंसिल इज लॉन्गर देन योर, है ना, when she has not performed any ordering activity involving pencil she has। अगर बच्चा ये कह रहा है सिर्फ दूसरे की पेंसिल को देखकर ही कि भाई मेरी पेंसिल जो है तुम्हारी पेंसिल से ज़्यादा बड़ी है या लंबी है, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि वो अंडरस्टूड अबाउट द लेंथ ऑफ पेंसिल, पेंसिल की लेंथ के बारे में समझ गया है, लॉन्गर देन का कॉन्सेप्ट समझ गया है, ट्रिक जो टीचर ने सिखाई थी, हाउ टू ट्रिक द टीचर, लर्न हाउ टू ट्रिक द टीचर, टीचर को कैसे उल्लू बनाना है, धोखा देना, ये सीख गया है। एक्वायर्ड द एबिलिटी टू ऑर्डर पेंसिल, पेंसिल ऑर्डर करने की क्षमता हासिल कर ली। ऑब्वियस सी बात है कि वो जब समझ जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लॉन्गर देन, है ना, का कॉन्सेप्ट अगर वो समझ जाएगा तो वो डायरेक्टली बोल देगा कि भाई मेरी पेंसिल बड़ी है तुम्हारी छोटी है। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following help to picturize a child-centered classroom? अब भाई इसमें से कौन कौन से ऑप्शन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम को डिनोट करते हैं, ये हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया हुआ है ना। चलो देखते हैं इसको। पहला, टाइम टेबल इज फिक्स्ड, बिल्कुल नहीं। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में कोई टाइम टेबल काम नहीं करता, ना ही वहाँ पर लेंथ ऑफ पीरियड काम करती है। मतलब बच्चे अगर एक्टिविटी में हैं तो हो सकता है वो ज़्यादा लंबा भी खींचा जाए, इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो टीचर्स जो सिलेबस के बोझ में दबे होते हैं, है ना, वो इसे अवॉइड करते हैं, ठीक। चलो ये हमने समझा है, तो ये तो नहीं होगा। चिल्ड्रन आर असेस्ड विद डूइंग एक्टिविटी एंड टास्क, हाँ ये तो होगा, बच्चे जो खुद कर रहे होते हैं उस पर उन्हें असेस या उनका आकलन होता है। चिल्ड्रन आर इंग्रोस्ड इन वॉट दे आर डूइंग, बच्चे उसमें लगे रहते हैं, मन लगा रहता है उनका जो वो करने बैठे होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। चिल्ड्रन जनरली लर्न इंडिविजुअली नहीं, जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होती है उसमें एक्चुअली ग्रुप बनाकर ही काम किए जाते हैं, ठीक है। टीचर प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड गाइड अ रेंज ऑफ एक्टिविटी, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो बी, सी और ई, बी सी ई है कहीं, हाँ बी सी ई ये वाला ऑप्शन, ठीक है, बी सी ई थर्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, अ चाइल्ड कम टू द साइंस क्लास आफ्टर रीडिंग अबाउट आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन एंड टॉक टू द टीचर अबाउट इट। इन सच अ सिचुएशन द टीचर शुड, अगर एक बच्चा पढ़ के आया है आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्वेशन के बारे में और फिर वो टीचर से बात कर रहा है इसके बारे में, ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? जनरली रीडायरेक्ट चाइल्ड टूवर्ड द टेक्स्ट बुक, उसको बोलो कि भाई टेक्स्ट बुक पढ़ो, क्या बात करना है ना। ऐसा होता है ना, हम कुछ पढ़ के आते हैं और टीचर से बात करने लगते हैं। अब टीचर कुछ और ही मूड में है, क्यों? क्योंकि टीचर को सिलेबस कंप्लीट कराना है ना, ठीक है। आपकी अदर देन क्लास क्वेरी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के आए हो तो टीचर जो है नहीं कर पाते हैं उसको, वो चाह कर भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं आपको मालूम है उसका रीज़न, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा वर्क प्रेशर रहता है। तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, पर टीचर को करना क्या चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। जेंटली रीडायरेक्ट द चाइल्ड टूवर्ड्स द टेक्स्ट बुक, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। भाई किताब पढ़ो, है ना, बच्चे को धीरे बोलो अरे बेटे किताब में पढ़ लेना,
है ना। एडमोनिश द चाइल्ड लाइटली एंड कंटिन्यू द लेसन, बच्चे को हल्के में डांट करके अरे अपने काम से काम रखा करो, फालतू मत पढ़ा करो, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल करके उसे लेसन में लगा दिया जाए, ये भी गलत बात हो जाएगी। अप्रिशिएट द क्वेश्चन बट इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड टू फोकस, बच्चे को अप्रिशिएट करो पर कहो कि अरे भाई ध्यान दो अभी तो जो चल रहा है उस पर, ये भी नहीं। तो फिर क्या क्या कह सकते हैं हम, इंकरेज द चाइल्ड टू रीड सच टेक्स्ट मोर, हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि बेटा इसके बारे में थोड़ा और पढ़ो फिर अपन डिस्कस करेंगे, ये कह सकते हैं, ठीक है, राइट। तो बच्चे को ऐसे पाठ अधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द rationale behind teaching South African slave trade along with the consolidation of power by the East India Company in India। तो अगर बच्चे को ईस्ट इंडिया द्वारा कंपनी द्वारा इंडिया में जो रूल किया गया वो अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और साउथ अफ्रीका में जो स्लेव ट्रेड था वो पढ़ा रहे हैं हम, तो इससे बच्चे को क्या सीखने को मिलता है, बेसिकली ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या बच्चे को हेल्प टू कंपेयर कंडीशन ऑफ स्लेवरी, जो दास या गुलामी प्रथा है उसके बारे में समझने को मिलता है। स्टूडेंट विल अडॉप्ट द ब्रॉडर जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव, जो भू राजनीतिक दृष्टिकोण है वो समझ में आएगा बच्चे को। सिमिलैरिटी इन ब्रिटिश एट्रोसिटीज कुड बी एस्टेब्लिश्ड, ब्रिटिश अत्याचारों की समानताएं समझ में आएगी उसे। छात्रों को दोनों विषयों की परियोजनाएं मतलब कि प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में हेल्प मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो दोनों चीज़ें बताई जा रही है अलग अलग जगह की, वो ये बताता है कि जियोग्राफिकल या जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हमें दिए हुए हैं 2 लिस्ट और हमें बताना है कि किसने कौन सी कृति लिखी है, ठीक है। बुक्स के नाम है और वो हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है भाई। चलो जैसे मैंने कहा था मैच करते हैं। देखो तो अब यहाँ पर 4 आपके सामने राइटर हैं, तो ऐसा तो होगा कि कुछ की आपने तो पढ़ी होगी बुक्स, ठीक है, या नाम सुना होगा, ठीक। तो वहीं से स्टार्ट किया करो। जैसे कि मुझे पता है R.K. नारायण की बुक जो है वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है, ये मैंने पढ़ी है, ओके। और रविंद्रनाथ टैगोर की है क्लाउड एंड वेव, तो ये तो मुझे पता है, ठीक है। कैसे अप्रोच हमें लगाना है ये देखना है, ठीक। तो D चला गया 2 के साथ और B चला गया 1 के साथ, ठीक है। तो कहाँ चला गया ये देखो, यहीं डिकोड हो गया। D चला गया 2 के साथ और B चला गया 1 के साथ, ठीक है। तो अमिताभ घोष इनकी कौन सी बुक हो गई, द हंग्री टाइड, और रस्किन बॉन्ड की द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है। बस इसी तरह से करना है। नेक्स्ट, इन द मूवी स्टैनली का डब्बा, स्टैनलीज टीचर इज एंग्री विथ हिम बिकॉज, स्टैनली के टीचर उससे क्यों एंग्री था बताओ जरा, क्यों? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया, इसको डायरेक्टली ले लेते, एंग्री बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू ब्रिंग लंच डेली, वो लंच नहीं लेकर के आ पा रहा था इसलिए। और टीचर क्या करता था उसका, अमोल गुप्ते टीचर बने थे उसके, वो क्या करते थे रोज उसका टिफिन खा जाते थे, ठीक है, इसलिए वो एंग्री थे, वो लेकर नहीं आ रहा था। तो इन बी मूवी व्हाट हैपन व्हेन ऑल द हनी कलेक्टेड बाय ह्यूमंस इज रिटर्न टू बीज। अब ये एक जो बी मूवी है इसका कहानी का प्लॉट, तो एक्चुअली में इस कहानी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि बीज जो है वो बदला लेती है ह्यूमन से, कि भाई तुम हम लोगों को एक्सप्लॉइट करते हो, हमसे पहले फ्लावर्स पर हमारी कॉलोनी वहाँ बनवाते हो और हम लोग हनी भी बनाते हैं और फिर ले लेते हो, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये एक एनिमेटेड मूवी थी, 2007 में ये मूवी आई थी, एनिमेटेड मूवी है ये, ठीक है। सो क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन ऑल द हनी कलेक्टेड बाय ह्यूमन इज रिटर्न टू बी, तो वो पूरा जब हनी जो कलेक्ट किया था वो वापस कर देते हैं, तो क्या होता है, तो उसमें जितने भी फ्लावर्स हैं वो फिर ग्रो होना बंद हो जाते हैं। आप जब देखेंगे तो पूरी सिक्वेंशियल चीज़ें हैं कि भाई हाँ ठीक है हम आपको दे देंगे
उन्होंने हनी दे दिया और फिर जब उनको वो काम करना ही नहीं है तो वो फ्लावर्स ग्रो करना भी वहाँ पर बंद कर देते हैं, ठीक है। तो स्टॉप फ्लावर्स स्टॉप ग्रोइंग इन द एरिया। अब देखना इस मूवी को, ठीक है। क्षेत्र में फूल उगना बंद हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पीच एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर ऑल डैश स्किल्स एंड चिल्ड्रन मास्टर ओवर देम बिकम द की फैक्टर अफेक्टिंग सक्सेस एट स्कूल। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि बोलना और सुनना, पढ़ना और लिखना ये सभी डैश कौशल है। किस तरह के कौशल है ये, ठीक है, जिसमें बच्चों को निपुणता स्कूल में सफलता से प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बन जाते हैं। अगर किसी के बच्चे को बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना आता है तो ये किस तरह की स्किल्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये जनरलाइज, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी लैंग्वेज की जनरल स्किल्स हैं ये, ठीक है, सामान्यीकृत स्किल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है पता है हमें, पुणे में। कहाँ पर है, पुणे में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग करना है, फिल्म वाला है, ठीक है। अगेन जैसे मैंने कहा था, फिल्म से सबसे ज़्यादा, फिल्म, बुक्स, नॉवेल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो वीर ज़ारा मैंने पहले भी डिस्कस किया है इस फिल्म के बारे में, है ना। वीर ज़ारा, बिल्लू एंड स्वदेश एंड मोहब्बत। अच्छा एक खास बात बताऊँ इन सभी की, ये सभी पिक्चर किसकी है पता है आपको, शाहरुख खान। तो जिसने भी पेपर बनाया है ना, शाहरुख खान का फैन है वो, ये बात तो पक्की है, ठीक है। चलो तो बिल्लू बार्बर और वीर ज़ारा के देखे ज़रा यहाँ पर, म्यूजिक एजुकेशन, हेल्प ओवरकम फियर एंड हैटर्ड, वीर ज़ारा, एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी स्पेशली गर्ल, फाउंडिंग लैंग ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। देखो ज़रा, आप देखिए पिक्चर है तो मैच करने की कोशिश करो यहाँ पर। तो एक्चुअली में होता क्या है, देखो वीर ज़ारा जो पिक्चर है ना, उसके लास्ट में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या करते हैं, दोनों मिलकर के गर्ल्स स्कूल खोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एज काफ़ी उनकी निकल चुकी होती है, वो एक जेल में रहता है ना, शाहरुख खान। और पहले मैंने बताया हुआ इस पिक्चर के बारे में। बिल्लू बार्बर जो है, इसमें से बिल्लू जो है वो बार्बर रहता है, बाल काटने वाला, और उसका जो दोस्त रहता है जिसकी वो मदद करता है बचपन में बहुत, वो अमीर हो जाता है एक्टिंग करके, है ना, वो शाहरुख खान बनता है। तो दे वेर चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है। फिर स्वदेश की बात करें हम यहाँ पर, तो स्वदेश फिल्म जो है एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी स्पेशली गर्ल्स की बात करते हैं। और मोहब्बतें में आपने देखा ही होगा शाहरुख खान को वायलिन लिए हुए, ठीक है। तो वहाँ पर अमिताभ बच्चन जो है अपोज करता है कि नहीं, म्यूज़िक कोई क्या सिखाने वाली चीज़ है। तो फिर शाहरुख खान धीरे धीरे बताता है उनको कि किस तरह से म्यूज़िक जो है फियर और हैटर्ड, मतलब कि एक दूसरे से जो घृणा है उसको दूर करता है, ठीक है, और भय को हटाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलो भाई नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इफेक्टिव टू टीच चिल्ड्रन अबाउट कोरोना वायरस इन अ साइंस क्लास। तो इनमें से कौन से मेथड सही रहेगी अगर हमें बच्चों को कोरोना वायरस के बारे में पढ़ाना है, ठीक है। तो कौन सी रहेगी देखते हैं। ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ कोरोना वायरस का इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ, जस्ट अ सेकेंड, देखा जाए, डिबेट कराई जाए। हाँ, तो ये ऑब्जर्वेशन तो ठीक है। डिबेट कंपटीशन ऑन नीड ऑफ हैंडराइटिंग की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। इनवाइटेड लेक्चर बाय द वायरोलॉजिस्ट, हाँ ये बिल्कुल सही है। ऑब्जर्वेशन ऑफ कोरोना वायरस अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। और डिस्कशन ऑन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, तो भाई कोरोना वायरस को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्वेशन हम करने लग गए तो फिर तो बच गए हमारे बच्चे, ये तो गलती हो जाएगा। डी, ACD, दैट इज दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ठीक है। नेक्स्ट 17, द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा कैन हेल्प लर्न अबाउट। अगर हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो हमें स्टूडेंट किन चीज़ों के बारे में सीखेगा। कास्ट बेस्ड एग्जिस्टेंस के बारे में सीखेगा, व्यक्तिगत एजेंसी, कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में। तीनों ही नहीं हो सकते,
है ना। तो डिवाइन ओरिजिन, देवी उत्पत्ति के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय द डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर। अब देखो एलिफेंट विस्पर के बारे में भी मैंने अवार्ड वाले जो जीटी का जो वीडियो था उसमें बताया था, याद है? ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको ऑस्कर मिला है अभी 2023 में, ठीक, इंडियन डॉक्यूमेंट्री है ये। चलो तो ग्रोइंग नंबर ऑफ एलिफेंट अटैक ऑन ह्यूमन, नहीं, इसके बारे में बात नहीं करता। लव एंड कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल हार्म, यूजफुलनेस ऑफ ह्यूमन ट्रंक, नहीं, इसके बारे में बात नहीं करता। अंडरस्टैंड एलिफेंट्स एट अ डीपर लेवल, हाँ, इसके बारे में बात करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड इमेंस नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट, हाँ, इसके बारे में बात करता है। तो BDE दैट इज 3, ठीक है, BDE, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गरेट एटवुड, द हैंडमेड्स टेल revolve around the life of daughter of a feminist activist after a military coup. After the coup, the form of governance in the book is described as, तो ये जो बुक थी उसके बारे में पूछा गया है कि आफ्टर द कॉप, ठीक है, तख्ता पलट के बाद पुस्तक में जो शासन के स्वरूप का वर्णन किया गया है वो किस तरीके का है, ठीक है, किस तरीके का है? तो वो है थियोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, मतलब कि ईश्वरवादी तानाशाह के बारे में। हालांकि मैंने ये कोई बुक पढ़ी नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ क्लियरली, ठीक है। तो काफ़ी आउट ऑफ रीच जा कर के लोग ले कर के आ रहे हैं कुछ टॉपिक, पर ये देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अब इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है तो क्या करोगे? ऑप्शन है ना हमारे पास टू लीव इट, अगर नहीं पता है तो फिर टच मत करना, ठीक है, टच नहीं करना, आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन से। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द PhD इन अ साइंटिफिक डिसिप्लिन वॉज, कौन थी भाई? सबसे पहले किन्हें मिला था? तो वो है कमला सोहनी, ठीक है, कमला सोहनी, ठीक। नेक्स्ट इज द मैथमेटिक्स शुड बी टॉट इन स्कूल विद द लार्जर एम ऑफ, अगर स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है तो उसका लार्जर एम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए लार्जर एम? मास्टरी ओवर न्यूमरेसी, क्या बच्चे को अंक गणित आ जाए? सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम, क्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए? मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट्स, विचारों का गणितीकरण हो जाए। ओवरकमिंग फियर ऑफ मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन प्रोफेशन, तो हमें थॉट्स को मैथमेटाइज करना है स्टेप वाइज, है ना, स्टेप वाइज तरीके से जो थॉट्स आए इस तरह से आए कि हम उसको एग्जीक्यूट भी कर पाएँ जो हम सोच रहे हैं। तो मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट, विचारों का गणितीकरण हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द एजुकेशन हैज़ contribute to peace, a more balanced kind of education is needed in the following are placed on a equal footing at different stage of schooling। कहने का मतलब यह है कि यदि शिक्षा को शांति में योगदान देना है तो एक अधिक संतुलित प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है जिसमें स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में निम्नलिखित को समान स्तर पर रखा जाए। तो इनमें से किन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए अगर हमें बच्चों को संतुलित शिक्षा, बैलेंस्ड एजुकेशन देनी है कि भाई बच्चा सब कुछ सीखे, क्या सीखे? सब कुछ सीखे, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसमें? अब सब कुछ सिखाने में क्या साइंटिफिक डिसिप्लिन हमें सिखाना है? हाँ बिल्कुल सिखाना है। वैज्ञानिक विषय सिखाने हैं। टेक्निकल एंड स्पोर्ट्स डिसिप्लिन सिखाना है? हाँ बिल्कुल ये भी ज़रूरी है। ह्यूमन साइंस पढ़ाना है? हाँ बिल्कुल ये भी पढ़ाना है। फिर परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट, हाँ ये भी ज़रूरी है बच्चे के लिए। एंड टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजिकल डिसिप्लिन, क्या ये ज़रूरी है? देखो अब यहाँ पर क्या इन्होंने पूछा है कि बच्चे को अगर आप शांति में योगदान देना है ना, यदि शिक्षा को शांति में योगदान देना है, एक्चुअली में देखो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग और जो आंसर शीट है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर है, ये मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर पूछा है इफ़ एजुकेशन हैज़ टू कंट्रीब्यूट टू पीस, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे में फिर आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट की भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आर्ट वो है जो अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस हम कर पाते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं, ठीक है। तो जो इमोशनैलिटी, पीस है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं वो आर्ट से रिलेटेड होती हैं।
तो अकॉर्डिंग टू मी ये होना चाहिए ABCD, अकॉर्डिंग टू मी, बट इसका आंसर दिया क्या हुआ है ABCE। तो कई बार क्या होता है कि जो आंसर शीट होती है उसमें कुछ अलग दिया होता है, बट वो आंसर क्वेश्चन के साथ जा नहीं रहा होता है। ठीक है, यस, द अप्रोच टू टीच सोशल साइंस नीड टू बी, अगर आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए? जैसे मैंने कहा था, इट शुड बी ओपन एंडेड, खुला, बच्चों से बात करो, डिस्कस करो, और चीज़ें बच्चे अपने आप उस डिस्कशन में सीखते चले जाएंगे। द 2023 डॉक्यूमेंट्री ऑल द ब्रीथ्स इज अबाउट, ये एक डॉक्यूमेंट्री है, ऑल द ब्रीथ्स, ये किस बारे में थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा? एक्चुअली दैट इज ऑल अबाउट जो पतंगे होते हैं ना, काइट्स, उनके बारे में थी। प्रोटेक्टिंग एंड अलाइंग एंड इंजर्ड काइट्स, उससे रिलेटेड थी। ठीक है, बीमार एवं घायल पतंगों की सुरक्षा करने से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनाबाई इज अ स्टूडेंट फ्रॉम Jamburg, Maharashtra. She helped her parents in the seasonal work of rice and tuar farming. Her knowledge about her natural environment can be a rich resource of biology classroom, can be a distraction from science learning, is irrelevant to school level science, only useful for farming practices. That can be a rich resource of biological classroom. ये biological classroom के लिए एक rich resource हो सकता है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, है ना, बायोलॉजी में हम प्लांट्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो एक अच्छा नॉलेज हमें दे सकती है अगर हम उससे पूछें उन टॉपिक्स के बारे में। तो ठीक है, तो जीव विज्ञान कक्षा के लिए एक समृद्ध संसाधन हो सकता है उसका नॉलेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिशियन हैज़ बीन चूजन एज वन ऑफ द 11 women chair in whose name will be established in the institute across the country। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ को उन 11 महिला चेयर में से एक के रूप में चुना गया जिनके नाम पर देश भर में संस्थाओं में चेयरपर्सन स्थापित किए जाते हैं। तो ये है रमन परिमल। ठीक है, रमन परिमला। ठीक, नेक्स्ट, the book which talks about the legendary woman activist who started the first school for the girls in India, first school of the girls in India, किसने किया था? नो डाउट सावित्री बाई फुले, सीधे आंसर हो जाएगा। तो और ये क्या है? ये एक बुक है। ठीक है, द बुक विच टॉक अबाउट द लेजेंडरी वुमन, तो इनके बारे में ये बुक है, द फॉरगॉटन लिबरेटर लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, which of the following term has not been mentioned in preamble of Indian Constitution? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सा टर्म नहीं है? तो जस्टिस, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक तो है, कैपिटलिस्ट नहीं है, पूंजीवादी, ये हमारे प्रीएम्बल में नहीं है, हमारी संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं आता है। नेक्स्ट, विच फिल्म कैन हेल्प टीच चिल्ड्रन अबाउट द ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ कास्टिंग वोट इन फार फ्लग एरियाज। तो अगर हमें वोट डालना है, दूर दराज के एरिया में हम रहते हैं, तो इसके बारे में क्या क्या परेशानी आती है, इसके बारे में अगर सीखना हो तो बच्चा किस पिक्चर को देख करके सीख सकता है? तो वो है न्यूटन। बहुत अच्छी पिक्चर है न्यूटन पिक्चर। ठीक है, ये देखिएगा, इसमें राजकुमार राव है, राजकुमार राव। ठीक, द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स इज, तो बच्चों को जो गणित में प्रमाणों के बारे में बताया जाता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सिस्टमैटिक रीजनिंग, जिगजैग रीजनिंग, अनस्ट्रक्चर्ड रीजनिंग, राइटिंग आउट रीजनिंग। सिस्टमैटिक कि भाई हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आते हैं तो उसका हमारे पास तर्क है ना, या कोई भी प्रॉब्लम को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये इस कारण से हुआ होगा, तो उसका तर्क आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए। वही मैथमेटिक्स में जब हम प्रूफ करते हैं तो वही सिखाता है हमें कि ऐसा क्यों, तो हम बताते हैं कि ऐसा इसलिए, फिर लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू साइंस एजुकेशन, इनमें से साइंस एजुकेशन से रिलेटेड क्या गलत है? तो इट मस्ट बी एज अप्रोप्रिएट, इट मस्ट डेवलप द quality of observing surrounding, it must relate the child surrounding, it must help in growth of technology। क्या हो सकता है? अब ध्यान देना है यहाँ पर पूछ रहा है इनकरेक्ट,
तो ये तीनों ऑप्शन तो करेक्ट है भाई। चाइल्ड अपनी सराउंडिंग से जुड़े, ऑब्जर्व करे उसे, है ना, अप्रोप्रिएट एज अप्रोप्रिएट साइंस सीखे, ये तो है ही साइंस एजुकेशन में। तो क्या नहीं है, इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, ये ऑप्शन गलत है। डैश डिलीवर्ड हर पोयम द हिल वी क्लाइंब एट इनॉग्रेशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन। ठीक है, तो डैश ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के शपथ ग्रहण समारोह में अपनी कविता द हिल वी क्लाइंब प्रस्तुत की थी। तो जब वो शपथ ले रहे थे तो अब किसने अपनी कविता प्रस्तुत की थी, आपको बताना है। तो ये है अमेंडा गॉर्डमैन, अमेंडा गॉर्डमैन। ठीक है, अमेंडा गॉर्डमैन। Next, which of the following statement refutes the idea of social science as a redundant subject? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान को एक निरर्थक विषय मानने के विचार का खंडन करता है? ठीक है, खंडन करता है, ये पूछा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इट लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ एनालिटिकल एंड क्रिएटिव माइंड, इट इन्वॉल्व्स memorization and text content which help score good marks. It provide non-utilitarian skills that are of no use for a functional life. The content is unconnected to daily realities which make it free from bias. क्या हो सकता है इसमें, सोचो जरा। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सोशल साइंस को एक सही सब्जेक्ट बताता है और बेकार का सब्जेक्ट जो लोग उसको मानते हैं उसका खंडन करता है। बाकी हमारे सोशल साइंस बेकार है, क्या है इसमें, तो उस स्टेटमेंट का खंडन करने वाला है ना, उस स्टेटमेंट को गलत करने वाला इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है। हमने पढ़ा है अपनी क्लास में दैट इट लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ एन एनालिटिकल एंड क्रिएटिव माइंड। जो सोशल साइंस होता है, जब हम सर्वे करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझते हैं, तो हमारी एनालिटिकल एंड क्रिएटिव माइंड जो है वो बेटर होता चला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग एंड असर्शन है। तो हार्डली एनी चाइल्ड वांट टू स्पेंड टाइम विथ वेरी ऑब्वियस एंड क्लियर टीचिंग मटेरियल्स। Children want to get busy reading, writing real world words in context of life and meaning. ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा आपको बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में समय देना चाहते हैं, है ना, क्लियर टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ करना चाहते हैं। बाकी बच्चे क्या करते हैं एक्चुअली में, दे वांट टू गेट बिजी, वो बिजी रहना चाहते हैं रीडिंग, राइटिंग और अपने आसपास का जो वर्ल्ड है उसमें बिजी रहना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ए और आर दोनों ही सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नेक्स्ट, if art education is integrated in the formal school, it can help in retaining our, ठीक है, यदि कला शिक्षा को औपचारिक स्कूल शिक्षा में एकीकृत किया जाए तो हमारी शिक्षा को बनाए रखने में मदद कर सकती है। किस तरह की मदद कर सकती है ये हमें बताना है। यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी इन ऑल डाइवर्सिटी एंड रिचनेस, यूनिक नेशनल आइडेंटिटी इन ऑल डाइवर्सिटी एंड रिचनेस, artistic identity in all the futuristic details and possibilities, productive identity in all the production deals and opportunities. ऑब्वियस सी बात है, अगर हम आर्ट एजुकेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या बताएगा हमें, यूनिक कल्चरल डाइवर्सिटी इन ऑल इट्स डाइवर्सिटी एंड रिचनेस। ठीक है, ये हेल्प करेगा रिटेन करने में, अपनी विविधता और समृद्धि को अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान देने में मदद करेगा। नाउ लर्नर्स रीड अ स्टोरी इन द क्लास, दे वर्क इन ग्रुप टू जनरेट इंटरप्रिटेशन व्हाइल द टीचर गाइड देम एज दे प्रोसेस व्हाट इज द लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व। तो बोल रहे शिक्षार्थी कक्षा में कहानी पढ़ते हैं, वे व्याख्या करने के लिए समूहों में काम करते हैं, जबकि शिक्षक उन्हें आगे बढ़ने के दौरान मार्गदर्शन करता है। सीखने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोलैबोरेटिव अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेशन मतलब कि सहयोगात्मक। बच्चा भी खुद आगे बढ़ रहा है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है टीचर भी उसको कोलैबोरेट करके जुड़ करके मदद कर रहा है। यूजिंग स्टोरीज ऑफ मैथमेटिक्स इनसाइड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ मैथमेटिशियन कैन प्ले एन रोल ऑफ स्कूल मैथमेटिक क्लासरूम।
ठीक है, तो गणितज्ञों के जीवन में गणितीय अंतर्दृष्टि की कहानियों का उपयोग स्कूल की गणित कक्षा में भूमिका निभा सकता है। किस तरह की भूमिका निभा सकता है? क्या इंस्पिरेशनल होगा, इसका इंस्पायरिंग होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है ना, इंस्पायर करती हैं ये सारी स्टोरीज कि भाई उन्होंने अपने क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया, ये हमें क्या देती है? प्रेरणा देती हैं, इसलिए हम इन्हें स्कूल बुक्स में डालते हैं। अ चाइल्ड ऑब्जर्व अ कुल्फी वेंडर स्प्रिंकलिंग सॉल्ट ओवर द कुल्फी मॉड्यूल to demold it easily. She then tried to pour salt over ice cube to see if salt can melt ice. This shows. तो क्या देखा है एक बच्ची ने कि जो कुल्फी वेंडर था उसने सॉल्ट लगाया है ना, सॉल्ट छिड़का कुल्फी मॉड्यूल के ऊपर जिसमें कुल्फी जमी हुई थी, और जैसे ही उसने नमक लगाया वैसे ही वो इजीली उस आइसक्रीम को बाहर निकाल पाया। आपने भी देखा होगा वो जो रेडी वाले या जो ठेले पर लेकर के निकलते हैं आइसक्रीम, ठीक है। तो बच्ची ने देखा, इससे सीखा और घर पर जाकर के उसने सेम चीज़ अप्लाई करी आइस क्यूब के साथ। तो ये देख करके आपको क्या समझ में आया? द चाइल्ड हैज़ अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, बहुत फुर्सत में है। द चाइल्ड लव टू ईट कुल्फी। द चाइल्ड इज क्यूरियस एंड ऑब्जर्वेंट। ऑब्वियसली बात है, वो क्यूरियस और ऑब्जर्वेशन करने वाला बच्चा था, जिज्ञासु और चौकस बच्चा था कि अच्छा मेरे आसपास क्या चल रहा है, इसने ऐसा क्या किया, क्यों हुआ ऐसा, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी हैज अवॉर्डेड द ऑनरेरी डॉक्टरेट टू वाइडली एक्लेम्ड इंडियन आर्टिस्ट शाहरुख खान? लो भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ ला ट्रोबे, ये नाम याद कर लो। वैसे तो रिपीट नहीं होगा आंसर क्वेश्चन, ठीक है, पर मैंने कहा ना जिसने भी ये पेपर बनाया है ये शाहरुख खान का फैन है। ओके, राइट। नाउ हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू राइट हर ऑटोबायोग्राफी टाइटल अमर जीबान? किसने अमर जीबान अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है? यस, ये हमने बुक सेक्शन में भी पढ़ा था, जीटी की जो बुक वाली क्लास थी। कौन थी? रास सुंदरी देवी, रास सुंदरी देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्कूल टू रिमेंबर टेगोर्स वर्ड दैट लिटरेचर, म्यूजिक एंड द आर्ट ऑल आर नेसेसरी टू डेवलप अ स्टूडेंट टू फॉर्म, ठीक है। तो टेगोर के ये शब्द हैं कि साहित्य, संगीत और कला सभी एक छात्र के विकास के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए आपको किस तरह इससे किस तरह की पर्सनैलिटी बनती है? एक्चुअली जब बच्चे में साहित्य, संगीत, कला और सब कुछ होता है तो एक इंटीग्रेटेड टोटल पर्सनैलिटी बनती है अकॉर्डिंग टू टेगोर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे वही क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप कि ये सेशन आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।